हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सम्राट ने क्या किया था, एक चार्टर जारी किया जिसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का अधिकार दिया गया। और यह अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो अधिकार है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज थर्ड ने 26 मार्च 1774 को एक चार्टर जारी करके दिया था। इस चार्टर को चार्टर ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही 1753 के चार्टर में जो मेयर कोर्ट काम कर रही थी, वो कोर्ट भी 1774 के चार्टर के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया। अब हम अगला पॉइंट हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन, इस पे चर्चा करें। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई थी। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। ये न्यायाधीश जो थे, ब्रिटिश सम्राट के प्रसाद पर्यंत तक, प्लेजर ऑफ द क्राउन, अपने सम्राट के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रह सकते थे। न्यायाधीश के रूप में केवल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकते थे जिन्हें इंग्लैंड तथा आयरलैंड के बैरिस्टर के रूप में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। साथ ही मुख्य न्यायाधीश जो है, उसको कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देने का भी अधिकार था। सबसे अच्छी जो बात एक मैं आपको बताता हूँ हमारे कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट की, वो ये है कि जो भारत में 1774 के चार्टर के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट वाली जो व्यवस्था हमारे यहाँ लागू की गई थी, वैसी ही व्यवस्था इंग्लैंड में लगभग 100 वर्षों बाद, मतलब 1873 से 75 के आसपास में जुडिकेचर एक्ट के द्वारा की गई। तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को जो स्थापना की गई थी कलकत्ता में, वैसी ही व्यवस्था इंग्लैंड में लगभग 100 वर्षों बाद की गई थी। तो इससे हम ये अनुमान निकाल सकते हैं कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, वो कितनी प्रभावशाली थी। अब हम अगला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पे चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में पैदा होने वाले कोई भी ट्रेसपास, अतिक्रमण या कोई क्षति या ऋण या भवन या भूमि या संपत्ति से संबंधित सभी मामलों को सुनने की जुरिडिक्शन थी। वापस से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में पैदा होने वाले कौन कौन से मामले, चाहे अतिक्रमण का हो, चाहे क्षति का हो, चाहे ऋण का हो, चाहे भवन का हो, चाहे भूमि का हो, चाहे संपत्ति से संबंधित मामले, सभी प्रकार के मामलों में जुरिडिक्शन दी गई थी। इसी प्रकार कलकत्ता का जो मेयर था, एल्डरमैन थे, और कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनसे संबंधित कोई मामले हो तो उन पर भी सुप्रीम कोर्ट को जुरिडिक्शन दी गई थी। इसके साथ ही
कलकत्ता प्रांत में निवास करने वाले जो ब्रिटिश सम्राट की जो प्रजा थी उन पर भी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार था। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी या मेयर या किसी ब्रिटिश प्रजा या एल्डरमैन के द्वारा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति हैं तो उनके विरुद्ध भी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट सिविल, फौजदारी, सामुद्रिक, धार्मिक मामलों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण भी कर सकती थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया था। 1774 के चार्टर की उपधारा अगर हम 2 की बात करते हैं तो उसमें कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी था, अभिलेख न्यायालय भी था। इसी तरीके से अगर हम चार्टर की उपधारा 19 की बात करते हैं तो उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो है फौजदारी अदालत के रूप में काम करता था। फौजदारी अदालत के रूप में जब काम करता था तब कलकत्ता और उसके आसपास की जो बस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था, को ओयर, टर्मिनर और गाउल डिलीवरी के समान अधिकार प्राप्त थे। इस हैसियत से ओयर, टर्मिनल और क्या गाउल डिलीवरी की जो हैसियत थी, इस हैसियत से सुप्रीम कोर्ट ग्रैंड जूरी और पिटी जूरी, लघु जूरी का प्रयोग कर सकता था फौजदारी मामलों में। अब ग्रैंड जूरी और जो पिटी जूरी, लघु जूरी जो है, इसका गठन कैसे होता, तो ऐसे व्यक्तियों से किया जाता था जो कलकत्ता में निवास करने वाले अंग्रेज व्यक्ति हो। ग्रैंड जूरी का काम क्या था, तो ग्रैंड जूरी को जूरी ऑफ प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण जूरी भी कहा जाता था। क्योंकि इस जूरी का काम क्या था, इस ग्रैंड जूरी का काम था कि अपराधियों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना था। इसीलिए से क्या कहा जाता था, प्रस्तुतिकरण जूरी या जूरी ऑफ प्रेजेंटेशन कहा जाता था। इसके बाद लघु जूरी का काम क्या था, तो लघु जूरी जो थी वह आपराधिक मामलों में तथ्य संबंधी प्रश्न पर क्या करता था, साक्ष्य के आधार पर विचार कर अपनी राय से न्यायाधीश को अवगत कराते थे। आपराधिक मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील करनी है तो वो किंग इन काउंसिल में की जा सकती थी, लेकिन अपील की अनुज्ञा देना है या नहीं देना है ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर थी। सुप्रीम कोर्ट का सविवेक था, वो चाहे तो परमिशन दे सकता था, चाहे तो नहीं भी देता। तो चार्टर की उपधारा 19 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट क्या फौजदारी अदालत के रूप में कार्य करता था। फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है शांति न्यायाधीश, जस्टिस ऑफ पीस के रूप में भी काम करता था। कैसे, 1774 के चार्टर के अनुसार हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और महाराज्यपाल और उसकी परिषद के सभी चारों सदस्य शांति न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी शांति न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है, और जब शांति न्यायाधीश की हैसियत से वे क्या करते थे, अपराधी को गिरफ्तार करके उनके मामले में क्या करते थे, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण करते थे, जांच, इंक्वायरी करते थे, और दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित भी कर सकते थे। लेकिन अगर गंभीर अपराधों के लिए हम बात करते हैं तो दोषी अपराधी को दंडित करने का शांति न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट जो शांति न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा था, और महाराज्यपाल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो काम कर रही थी, इन लोगों को गंभीर अपराधों में अपराधियों को दंडित करने का अधिकार नहीं था। ऐसे मामले में क्या करते थे, वे अपनी राय को सुप्रीम कोर्ट की फौजदारी अदालत जो में ओयर, टर्मिनल और गाउल डिलीवरी की बैठकों के निर्णय के लिए भेज देते थे।
सुप्रीम कोर्ट जो है इंग्लैंड के हाई कोर्ट ऑफ चांसलरी के रूप में भी कार्य करता था। चार्टर की अगर उपधारा 18 हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि न्याय, साम्य और सद्विवेक के सिद्धांत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था, निर्णय दे सकता था, जो कि इंग्लैंड का हाई कोर्ट ऑफ चांसरी देता था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था, इसके अकॉर्डिंग अपने निर्णय जो है साम्य के सिद्धांतों पर आधारित करने की उसको सुविधा इसलिए दी गई थी क्योंकि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके समक्ष जो विचाराधीन मामले आते थे उनमें उचित कानून में अभाव होने के कारण निर्णय देने में कठिनाई ना हो, इसलिए हाई सुप्रीम कोर्ट के क्या करा, हाई कोर्ट ऑफ चांसरी जो इंग्लैंड का न्यायालय था उसकी जैसी शक्ति भी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंग्रेज निवासियों पर इंग्लैंड के धार्मिक न्यायालय के समान भी अधिकारिता प्राप्त थी। धार्मिक मामले जो धर्म और जाति से संबंधित मामलों को सुनता थे वैसे वो अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई थी। और जब इस हैसियत से कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट मृत जो मरे हुए ब्रिटिश नागरिकों की संपत्ति के प्रशासन के लिए क्या कर सकता था, प्रोबेट जारी करने का क्षेत्राधिकार था। इसी प्रकार से हम देखते हैं 1774 का जो चार्टर है, जिसकी अगर हम उपधारा 25 की अगर बात करते हैं 25 की, तो उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो है माइनर्स की संपत्ति के संरक्षण के लिए गार्जियन भी नियुक्त करने का अधिकार था। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं 1774 की अगर हम उपधारा 21 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या था, कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था वो परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा भूल संबंधी रिट जारी करने की अधिकारिता उसको दी गई थी। तो हम क्या कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या था, रिट भी जारी करने की उसको शक्ति 1774 के चार्टर के द्वारा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जो है सामुद्रिक न्यायालय के रूप में भी, एडमिरल्टी कोर्ट के रूप में भी काम करता था। कैसे, सुप्रीम कोर्ट जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों में सामुद्रिक न्यायालय के रूप में कार्य करता था। साथ ही ब्रिटिश नागरिकों को सामुद्रिक अपराधों तथा राजद्रोह के अपराध के लिए भी दंडित कर सकता था। सामुद्रिक न्यायालय के रूप में तो काम कर ही रहा है, साथ ही क्या कर सकता था, राजद्रोह के अपराधों के लिए भी दंडित कर सकता था। दीवानी वाद, अगर हम सिविल वादों की बात करते हैं तो उनको निपटाने के लिए भी एक निश्चित प्रणाली अपनाई गई थी। अगर सिविल मामलों में कोई अपील करनी है तो वो की जा सकती थी, किंग इन काउंसिल के समक्ष सिविल मामलों में अपील की जा सकती थी। लेकिन अपील कब होगी, जब निर्णीत जो वाद की है उसका मूल्य कितना हो, 1000 पैगोडे से अधिक हो तो ही अपील की जा सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट में निर्णय देने के बाद जो अपील होती थी वो 6 मास की अवधि के अंदर अंदर की जा सकती थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हमने ज्यूरिडिक्शन देखी। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के गुण। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो 1774 के चार्टर के द्वारा अगर हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे अच्छा गुण क्या हुआ, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्भव हुआ है। सेकंड, इसके जो न्यायाधीश थे वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जबकि पहले जो न्यायाधीश थे वो कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में जो सबसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट का अगर हम गुण कहें तो स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए क्या था, कानून का नॉलेज होना आवश्यक रखा गया था, क्योंकि जब कानून में वो पारंगत होंगे तो क्या होगा,
कुशलतापूर्वक और कानून के जो सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार क्या कर सकते थे, भली भांति से न्याय प्रशासन और अच्छे निर्णय दिए जा सकते थे। जबकि अगर हम इससे पहले की अगर बात करते हैं, मेयर कोर्ट्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता था क्या वो विधि के ज्ञाता थे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले अगर हम बात करें तो बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा के मुफस्सिल क्षेत्र थे उसमें निवास करने वाले जो अंग्रेज थे उनके लिए किसी प्रकार की कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से क्या हुआ, ऐसे मुफस्सिल क्षेत्र में निवास करने वाले अंग्रेजों के लिए भी न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को परमाधिकार लेख जारी करने का अधिकार था, इसको रिट जारी करने का अधिकार था। साथ ही यह मेयर कोर्ट की तुलना में क्या था, न्याय प्रशासन के लिए अधिक प्रभावकारी कदम उठा सकता था सुप्रीम कोर्ट, अगर हम मेयर कोर्ट से इसकी तुलना करते हैं। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के दोष। तो सबसे बड़ी जो अगर हम कमी कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि 1774 का जो चार्टर है इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का कहीं कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया, और इस प्रकार से उल्लेख न होने के कारण क्या था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के मध्य क्षेत्राधिकार को लेकर के हमेशा मतभेद पैदा होते थे। इसी के साथ रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के संबंध में क्या था, अनिश्चितता थी इस बात के बारे में कि क्या उन पर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है या नहीं। तीसरा, 1774 के चार्टर के द्वारा जो मुफस्सिल क्षेत्र में जो कार्यरत कंपनी के जो न्यायालय थे और जो सुप्रीम कोर्ट के संबंध के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं था। इसी प्रकार से हम देखते हैं 1774 के चार्टर के द्वारा इस संबंध में भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट किस कानून और प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ये ऐसी भ्रम की स्थिति और ऐसी अनिश्चितता बनी रहती थी। तो आज हमने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट का गठन, कंपोजिशन, उसका जुरिडिक्शन, मेरिट और डिमेरिट के बारे में चर्चा की है। अब आप लोगों के लिए कुछ केस लो मैं आपको बता रहा हूं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो एक तो है नंद कुमार ट्रायल 1775 1775, इसको आपको पढ़ना है, जिसमें गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बारे में आपको पढ़ने के बारे में मिलेगा। इसी के साथ आपको पटना मामला, पटना केस भी आपको पढ़ना है, जो 1777 से 1779 तक का है, इसको आपको पढ़ना है। इसी के साथ काशीजुरा मामला भी आपको पढ़ना है, जो 1779-80 का है। ये तीनों केस आपको पढ़ने हैं और इन केस में, इन वादों में क्या निर्णय रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय प्रभावी रहे हैं या गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा दिए गए निर्णय प्रभावी रहे हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। धन्यवाद।